गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? सभी ठीक हैं? आज हम लोग फिर वर्ग 8 का विषय भूगोल पाठ यानी अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन भाग 2। आज जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वह भाग 2 है। तो चलिए भाग 2 पढ़ने से पहले सभी को मुकेश सर ऑनलाइन क्लास जो मेरा यूट्यूब चैनल है सभी को इसको सब्सक्राइब करेंगे और उसे लाइक भी करेंगे ताकि मेरा जो वीडियो है आप लोग सभी को पहले ही यूट्यूब चैनल में मिल जाए और इसे अच्छे तरीके से समझ सकेंगे आप लोग। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था खनिज और शक्ति संसाधन भूगोल चैप्टर अध्याय 3 का भाग 1 में हम लोग देखे थे कि जिन देशों के पास खनिज संसाधनों की प्रचुर मात्रा होती है वे देश जो है अमीर होते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था जो होती है वो मजबूत होती है, वहाँ प्रायः सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो एक गरीब या जिस देश में खनिजों की कमी होती है वह गरीब देशों की गिनती में होती है और वह गरीब देश जो होता है वह उसकी अर्थव्यवस्था जो होती है वह काफ़ी कमज़ोर होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी देश में कोई भी खनिज नहीं पाया जाता है, यानी कोई भी देश है उसमें कुछ ना कुछ खनिज जरूर पाया जाता है, नमक ही क्यों ना हो, नमक भी एक खनिज है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत एवं झारखंड, क्योंकि आप लोग को जानकर खुशी होगी कि झारखंड जो होती है वह खनिजों का संपदा भूमि कहलाती है। यानी अगर कहा जाए कि भारत में जितने भी खनिज उत्पन्न होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनमें से ज़्यादातर जो खनिज जो होता है वो ज़्यादातर खनिज जो होता है वो झारखंड के पास है। इसीलिए छोटानागपुर पठार यानी झारखंड को खनिजों का संपदा प्रदेश कहा जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं भारत एवं झारखंड में खनिज वितरण, और इसके लिए हमने जो है भारत का मानचित्र जो है आप लोग के बीच में लाए हैं और साथ ही हम लोग झारखंड के मानचित्र से भी समझने का कोशिश करेंगे कि कौन सा खनिज पदार्थ कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करें लोहा, यानी लोहा जो होता है वह किसी भी उद्योग का सबसे आधारभूत स्तंभ होता है। यानी अगर आप अपने घर में भी देखेंगे तो लोहे के बहुत सारे सामान बने बनाए या आपके पास मिल जाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं भारत में लोहा का वितरण, यानी लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। उच्च कोटि का मतलब बहुत अच्छा, लोहे का भी 3 कोटि बांटा गया है, उच्च कोटि, मध्यम कोटि और निम्न कोटि। तो उसमें से उच्च कोटि जो है लौह अयस्क का भंडार है। यहाँ खनिज मुख्य रूप से झारखंड, आप ये भारत का नक्शा देखेंगे तो झारखंड हो गया, गोवा, गोवा देखिए यहाँ पर है आपका गोवा, ठीक है, गोवा हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आप देखेंगे तो ये हो गया, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ये हो गया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आपका यहाँ है, उड़ीसा ये हो गया, कर्नाटक, कर्नाटक जो है यहाँ हो गया, एवं आंध्र प्रदेश, एवं आंध्र प्रदेश जो है आपका ये हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, में पाया जाता है। यानी जो लोहा होता है वो झारखंड हो गया, है ना, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, इत्यादि जगहों पर जो है लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में, उच्च क्वालिटी की मात्रा में पाया जाता है। वहीं पर झारखंड में अगर बात करें तो झारखंड में अयस्क पश्चिमी सिंहभूम, तो पश्चिमी सिंहभूम ये हो गया जिले में पाया जाता है, जिसमें गुआ, नोआमुंडी, जामदा, किरीबुरू प्रमुख खनन क्षेत्र है। यानी झारखंड में सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं यहाँ नोआमुंडी है ना। अगर आपके पास झारखंड का मैप होगा तो आप पश्चिमी सिंहभूम में जो जो आपको नाम बताया है, गुआ, नोआमुंडी, जामदा, किरीबुरू,
प्रमुख खनन क्षेत्र, यानी यहाँ पर प्रमुख रूप से जो है लोहा पाया जाता है। इसके बाद नंबर आता है बॉक्साइट का। तो भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखिए झारखंड, फिर आ गया झारखंड का नाम, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ठीक है, इत्यादि राज्यों में जो है वह बॉक्साइट पाया जाता है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है। याद रखिएगा कि भारत का सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन झारखंड करता है। और झारखंड में अगर बात करें तो झारखंड में गुमला हो गया तथा लोहरदगा, गुमला और लोहरदगा, ठीक है, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी होने के साथ साथ उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध केंद्र है, यानी गुमला और लोहरदगा ये बॉक्साइट के लिए अग्रणी उत्पादक देश है। उसके बाद अधिराज्य है, सॉरी, अबरक। भारत विश्व का सबसे बड़ा अबरक उत्पादन एवं निर्यातक देश है, यानी भारत जो है अबरक का विश्व का, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो भारत है। यहाँ झारखंड, देखिए झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश अबरक उत्पादक राज्य हैं। झारखंड में अबरक का उत्पादन मुख्य रूप से कोडरमा हो गया, देखिए यहाँ पर आपका कोडरमा है, किधर गया, कोडरमा है ना, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, ठीक है, एवं हजारीबाग, ठीक है, कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग जो है वो अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला, झारखंड का प्रसिद्ध जिला है। उसके बाद आते हैं तांबा का। तांबा जो है मुख्य रूप से राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया एवं आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद झारखंड की बात करें तो झारखंड में तांबे का मुख्य रूप से मुसाबनी, सरायकेला, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर सरायकेला खरसावां हो गया, घाटशिला एवं बहरागोड़ा, है ना, तो इसी में आप देखेंगे मैप में, तो ये घाटशिला है ना, आपका जो है सरायकेला, बहरागोड़ा, है ना, ये सभी जो है वो मुख्य रूप से तांबे का उत्पादन हमारे झारखंड में भी होता है। मैग्नीज, भारत में मैग्नीज का निक्षेप मुख्य रूप से उड़ीसा हो गया, उड़ीसा देख सकते हैं यहाँ पर है, मुख्य रूप से उड़ीसा, मध्य प्रदेश, है ना, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया और आंध्र प्रदेश, यानी मैग्नीज का उत्पादन में झारखंड थोड़ा सा नीचे है, डाउन है, लेकिन ऐसा भी बात नहीं है कि झारखंड में मैग्नीज नहीं पाया जाता है। झारखंड में मैग्नीज का खनन मुख्य रूप से बुआ हो गया, बड़ा जामदा हो गया एवं नोआ मुंडी, यानी पश्चिमी सिंहभूम का ही इलाका में भी मैग्नीज पाया जाता है। सोना, भारत में सोने का निक्षेप कर्नाटक राज्य में पाया जाता है, यानी भारत में सबसे अधिक सोना जो होता है वो कर्नाटक राज्य में ही पाया जाता है। यहाँ स्थित कोलार का खनन विश्व का सबसे गहरी सोने की खान है। कोलार, याद रखिएगा कि विश्व की सबसे गहरी खान का नाम क्या है, तो वह है कोलार। उसके बाद है चूना पत्थर। भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से राजस्थान हो गया, है ना, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया एवं गुजरात, ये सभी राज्यों में जो है चूना पत्थर पाया जाता है, यानी झारखंड में भी चूना पत्थर है। झारखंड में चूना पत्थर का उत्खनन जो हो गया वह पलामू हो गया, आप देखेंगे पलामू, यहाँ पलामू एवं रामगढ़ जिला, ठीक है, तो रामगढ़ जिला में भी जो है चूना पत्थर का उत्पादक होता है। उसके बाद आते हैं नमक। नमक मुख्य रूप से समुद्र, झील एवं शैलों से प्राप्त होता है, यानी नमक हम लोग सभी जानते हैं कि नमक जो होता है वो पानी से बनाया जाता है, खास करके समुद्र के किनारे किनारे जो समुद्र हम लोग यहाँ झारखंड, ये भारत का जो मैप देख रहे हैं, वहाँ जो नीचे जो है समुद्र है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में नमक का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग के देश में तीनों तरफ जो है समुद्र का समुद्र पाया जाता है। झील हो गया एवं शैल हो, जैसे कि शैल मतलब चट्टान, ठीक है, चट्टान से भी जो है वह नमक मिलता है।
भारत नमक के उत्पादन के दृष्टिकोण से अग्रणी है। जैसा कि हम बताएं कि भारत नमक उत्पादन की दृष्टि से सबसे अग्रणी देश है, क्योंकि हम लोग के तीनों ओर, चूंकि हमारा देश प्रायद्वीपीय देश है, जिस देश के तीनों ओर समुद्र से घिरे हो ऐसे हम लोग प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। जिससे पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है ना। तो इसीलिए हमारे भारत देश में नमक का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यह जाना कि भारत में खनिज का वितरण और झारखंड में खनिज का वितरण कहाँ है। आप लोग बुक लेकर और इंडिया का और झारखंड का मैप में आप लोग उन स्थानों को देखने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग आते हैं खनिजों के उपयोग, यानी खनिज के उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो बच्चों सभी को जानते हैं कि खनिज के बिना, यानी वर्तमान में खनिज के बिना मानव समाज के उत्थान की बात सोची ही नहीं जा सकती है। यहाँ तक कि अगर चाकू से लेकर नमक भी एक खनिज निर्मित करता है। ठीक है, चाकू, अगर आपके घर में जितने भी लोहे के सामान है वो सभी खनिज है, नमक भी खनिज है। ठीक है, तो बड़े बड़े उद्योगों से लेकर घर में प्रयोग होने वाले बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो खनिज से बनी होती हैं। तांबा एक ऐसा धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने से लेकर भवन निर्माण, ऑटोमोबाइल्स एवं हवाई जहाज बनाने तक में किया जाता है। आभूषण बनाने के लिए विभिन्न रत्नों का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयोग आने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। यानी कुछ भी, जैसे आप हम लोग जो मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल भी जो होता है वो किसी न किसी खनिज धातु से बना ही होता है। ठीक है, तो यानी खनिज का जो उपयोग होता है वो बहुत ही विस्तृत रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हम लोग खनिज का प्रयोग करते हैं। अगर घर में आप चूल्हा जलाते हैं तो जो चूल्हा जलाते हैं वो जो कोयला आता है वो कोयला भी क्या है, खनिज है। ठीक है, और जो आप गैस यूज करते हैं वो भी एक तरह से खनिज है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे लकड़ी भी जो है ये एक तरह से खनिज समझा जा सकता है। तो यानी खनिज जो होता है वो उसका उपयोग बहुत ही विस्तृत रूप से हम लोग करते हैं। अब आइए खनिजों का संरक्षण एवं पुनः उपयोग। क्योंकि खनिज जो होता है वो किसी भी देश में सीमित मात्रा में और अनवीनीकरण, हम लोग इसके आगे वाले चैप्टर में देखे थे नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। यानी अनवीनीकरणीय मतलब उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, यानी दोबारा उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं। खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपयोग की तुलना में खनिजों का निर्माण दर बहुत धीमा है। खनिज प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनः उपयोग एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संरक्षण संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। यानी हम लोग खनिज जो होता है वो सीमित मात्रा में है और जल्दी बनता भी नहीं है ना। इसको बनने में लाखों साल, जैसे कोयला है, कोयला हम लोग जला लेते हैं, लेकिन एक कोयला को बनने में उसको लाखों साल लगते हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे चीज़ों जो खनिज होता है उसको पुनः उपयोग करके हम उसको संरक्षण कर सकते हैं। जैसे लोहा है, तो लोहा अगर टूट गया तो ऐसा नहीं कि उसको फेंक दिया जाए, आप उस लोहा को कबाड़ी वाला को दे दीजिए। कबाड़ी वाला क्या करता है, उसको कारखानों में भेज देता है और फिर से उस लोहे से नए सामान बनाए जाते हैं। जैसे कि एक जहाज है विराट, ठीक है, भारत का बहुत बड़ा जहाज है, विराट जहाज है, अब वो कबाड़ हो गया है ना। तो अब क्या कर भारत जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो इंजीनियर लोग हैं, उन लोग क्या करते हैं कि उस जहाज को, कबाड़ जहाज को नष्ट ना करके उससे बहुत तरह के कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ये बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यानी हम उसे पुनः उपयोग करके हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद है शक्ति संसाधन। ऊर्जा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शक्ति मतलब हो गया शक्ति अथवा ऊर्जा, और ये हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने की क्षमता को हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
यानी कोई भी हम लोग काम करेंगे तो वह काम ऊर्जा ही कहलाता है। यानी अगर अधिक ऊर्जा कहलाती है, यानी ऊर्जा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा विकास की पूंजी है। मानव सदियों से ही विभिन्न कार्यकलापों में ऊर्जा यानी जैव एवं अजैव रूपों में प्रयोग करता रहा है। मानव ने प्रारंभिक चरणों में अपने मासल शक्ति का प्रयोग किया था। यानी मासल मतलब हो गया खुद। जैसे अगर कहीं पर कोई सामान ले जाना है तो क्या होता था कि लोग अपने से उठा के ले जाते थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि पशुओं का प्रयोग होने लगा। पशुओं के साथ साथ क्या होने लगा कि जब 18वीं सदी में अभी भी हम लोग किसान लोग जो होता है, अगर सामान को पहुंचाना है, खेती बाड़ी कार्य करना है, तो अभी भी हम लोग पशुओं का उपयोग करते हैं, है ना। और बहुत सारे किसान अभी भी जो होते हैं वो अपने कंधों पर या सिर पर उठा के सामान को ले जाते हैं। लेकिन जब 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुआ तो उस समय कोयले का उपयोग कर वाष्प शक्ति का विकास किया गया। यानी कोयला से वाष्प शक्ति, कोयला तो जलाने के लिए होता है, तो वाष्प कैसे, वाष्प शक्ति का जिससे कि हम लोग चर्चा थोड़ा सा करेंगे। वाष्प इंजन, ठीक है, यानी वाष्प इंजन कैसे काम करता है। तो शुरुआती तौर पर आप देखेंगे कि जेम्स वाट ने एक, जैसे क्या होता है कि ये ट्रेन है, ट्रेन चलाने की तैयारी, मान लीजिए ट्रेन का इंजन है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रेन के पीछे जो होता है एक स्पेशल बोगी होता है जहाँ पर कोयला रखा जाता है। अगर आप लोग गदर पिक्चर देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें सनी देओल और जो है अमीषा पटेल आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान से उन लोग लौटता है इंडिया की तरफ, तो ट्रेन से चलता है, और उन लोग देखेंगे कि जो ट्रेन चल रहा था वो कोयले का जो एक सीन बताया गया है, एक सीन बहुत अच्छा है कि उन लोग सब जो है कोयले का इंजन की तरफ देखेंगे कि यहाँ पर एक हॉल बना हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ पर एक हॉल बना हुआ रहता है, और इस हॉल में क्या होता है, यहाँ पर आग लगी रहती है, ठीक है, और इसी के ऊपर में पानी का जो है एक लेयर होता है, पानी भरा जाता है यहाँ पर, और इन पानी के ऊपर में बड़े बड़े ब्लेड लगे हुए रहते हैं, और ये ब्लेड का कनेक्शन जो होता है वो ट्रेन के चक्कों से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि अगर आप खाना पका रहे हैं तो आप देखेंगे कि जैसे ही खाना गर्म होता है, और जैसे चावल बना रहे हैं हांडी में, तो आप देखेंगे कि जैसे ही पानी गर्म हो जाता है तो आप देखेंगे कि जो ऊपर का रखा हुआ ढक्कन होता है वो भाप से ऊपर नीचे होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही वो कोयला को यहाँ पर आग में डाला जाता है तो वो जल गया, जलने के बाद उस पानी को क्या किया, हीट कर दिया, और पानी जब हीट होती है तो वो क्या बन जाता है, वाष्प, और जब ये वाष्प बनता है तो ऊपर लगे हुए बेल्ट को क्या करता है, वो घुमाने लगता है, और जब बेल्ट घूमता है तो इसके साथ जो एक लगा हुआ चक्का में, पहिया में भी इस बेल्ट को इस तरह जोड़ा जाता है ताकि अगर वो घूमेगा तो ये चक्का भी क्या होगा, घूमना स्टार्ट हो जाएगा। जब चक्का घूमेगा तो ट्रेन जो है वो आगे की ओर गति करेगी। यानी कोयले का उपयोग वाष्प शक्ति के विकास में प्रयोग किया गया, और इससे बहुत सारी चीज़ें ट्रेन चलाने के लिए कोयला का इस्तेमाल किया गया। कोयले के बाद जो है डीजल इंजन आया, है ना, जो डीजल चलने लगा। अब इसके बाद क्या आ गया, विद्युत, यानी बिजली से चलने वाले इंजन। यानी आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो शक्ति संसाधन है उसका रूपांतरण किया गया, यानी कोयले के बाद डीजल, उसके बाद अब बिजली से चलने वाले बहुत सारे वाहन बनाए जा रहे हैं। आज हमें उद्योग, परिवहन, कृषि, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत रूप में बांटा गया। यानी कोयले का स्थान पेट्रोलियम ले लिया, पहले अब पेट्रोल से कोयला चलता था, अब डीजल पेट्रोल से चलने लगा। आप जरा सोचिए कि अभी जितने भी गाड़ियां बन रही हैं सभी डीजल और पेट्रोल से चल रही हैं, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा के संसाधन। तो ऊर्जा के संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, एक हो गया परंपरागत और दूसरा हो गया गैर परंपरागत। तो इस वीडियो में हम लोग परंपरागत के बारे में चर्चा करेंगे, और जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें गैर परंपरागत के बारे में पढ़ेंगे। तो परंपरागत मतलब क्या हो गया, परंपरा मतलब पीढ़ी से चलते आ रही है, परंपरा पीढ़ी से मतलब पहले से ही वो चलते आ रही है, उसे हम लोग परंपरा। लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे ऊर्जा के स्रोत ही परंपरागत
ऊर्जा के स्रोत है, जो शुरू से ही पहले से ही परंपरागत चलते आ रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग लकड़ी से खाना बनाते हैं तो ये लकड़ी शुरू से ही आदिकाल से ही चलते आ रहा है, लोग लकड़ी से ही खाना बनाते आ रहा था, और आज भी हम लोग बहुत सारा खाना जो होता है लकड़ी से बनाते हैं। तो ये परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। अब परंपरागत स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो परंपरागत स्रोत ईंधन मतलब लकड़ी हो गया, और एक दूसरा हो गया जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन में क्या आ जाता है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो परंपरागत स्रोत को दो भागों में बांटे, क्या, ईंधन और जीवाश्म ईंधन। ग्रामीण भारत में 50% से अधिक ऊर्जा का प्राप्ति लकड़ी से होती है, यानी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी से ही खाना बनाया जाता है 50%। ठीक है, लेकिन अब जो है स्थिति बदली है। अब बहुत सारे ग्रामीण में जो है उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारे गरीब लोगों को गैस, निःशुल्क गैस दिया गया है, और बहुत सारे अभी ग्रामीण क्षेत्रों में अब बहुत घरों में प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी गैस का या एलपीजी गैस का जो है प्रयोग करके लोग खाना पका रहे हैं। इसका उपयोग खाना पकाने और ऊष्मा प्राप्ति के लिए व्यापक रूप से होता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, जिसका हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग चर्चा करेंगे। पौधे और जानवरों को अब जानिए कि जीवाश्म ईंधन क्या है। थोड़ा सा जीवाश्म ईंधन के बारे में हम लोग जान लेंगे। तो जीवाश्म मतलब हो गया जीव, अश्म, अश्म मतलब पत्थर, यानी जीवों के द्वारा बने हुए ईंधन ही जीवाश्म ईंधन आता है। ठीक है, और यह क्या होते हैं कि पौधे और जानवरों से बनते हैं, यानी जीवाश्म ईंधन जो होता है वो पौधे और जानवरों से बनते हैं। पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक पृथ्वी के अंदर दबे रहे, ताप एवं दाब के प्रयोग से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। इन खनिजों का भंडार सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है उस दर से निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए यह शीघ्र समाप्त होने वाले खनिज है। अब थोड़ा सा देखिए क्या होता है कि मान लीजिए पहले जो है जंगल बहुत ज्यादा थे। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा जंगल थे, और किसी वजह से क्या हो गया कि भूकंप हो गया। अब भूकंप होने के बाद क्या होता है कि पेड़ पौधे इसमें क्या हो गए, नीचे दब गए, और दबने के बाद जो है ऊपर का जो दाब है, दबाव, ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग जमीन के अंदर जाएंगे तो गर्मी भी लगती है, ताप भी लगती है। तो दाब एवं ताप के द्वारा यह जो पेड़ जो था वो बदल कर कोयला बन जाता है। ठीक है, ये कोयला बना हुआ, यानी कोयला आप जो देख रहे हैं वो किसी न किसी पेड़ से बना हुआ है, और इसको बनने में लाखों साल लगते हैं। तो चलिए अभी हम लोग चर्चा करेंगे कोयला के बारे में। तो कोयला क्या है, उद्योग की जननी कोयला को ही कहा जाता है, यानी जितने भी उद्योग होते हैं वो सभी उद्योग जो है वो कोयला से ही किए जाते हैं। हम लोग बोकारो अगर स्टील सिटी जाएं तो वहां पर आप देखेंगे कि कोयले से ही जो है वो उद्योग चलता है। ऐसे बहुत सारे उद्योग है, इसीलिए कोयला को उद्योग की जननी कहा गया है। 5 दशक पूर्व विश्व के कुल औद्योगिक ऊर्जा का 90% कोयले से ही प्रयोग होता था। 5 दशक पहले मतलब कोई भी उद्योग है तो कोयला से, 90% उद्योग कोयले से चलते थे। लेकिन अब जो है वर्तमान में यह 40% औद्योगिक शक्ति कोयले से ही प्राप्त होती है, यानी अब थोड़ा सा निर्भरता जो है कोयले से कम हो गई है। कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाने वाला ठोस आकार विहीन भूरे रंग का पदार्थ है, जिसका उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व वन क्षेत्रों के दबने एवं कार्बनीकरण प्रक्रिया के द्वारा हुआ। जैसे कि अभी हम लोग चर्चा किए थे कि पेड़ों के दब जाने से, जमीन के अंदर दब गया और वहां पर दाब और ताप मिल जाने से वह लकड़ी जो है वो कोयला के रूप में अभी हमें प्राप्त हो रहा है, और सभी के घर तो कोयला है ही। तो अब हम लोग देखेंगे कि ईंधन कोयला यानी इसके क्या लाभ है। तो ईंधन से लाभ है कि यह सर्वसुलभ है और आबादी का बड़ा हिस्सा ऊर्जा के लिए आश्रित है। और हानि क्या है ईंधन का, संग्रहण कार्य कठिन एवं अधिक समय की आवश्यकता होती है, वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, वनों का ह्रास होता है। अब देखेंगे कोयला में जो लाभ क्या है, आसानी से उपलब्ध है, कोयला हम लोग आसानी से मिल जाता है, विद्युत उत्पादन के लिए भी
कोयला यूज किया जाता है बिजली बनाने के लिए। जैसे चंद्रपुरा आप चल जाइएगा, चंद्रपुरा में भी बिजली उत्पादन होता है, तो वह कोयले से होता है। और इसका हानि क्या है, वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है, परिवहन के लिए कठिन है। आप देखेंगे कि कोयला अगर आप जलाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता है जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, और कोयला को परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत यानी खनिज तेल की बात करें हम लोग, खनिज तेल जो है खनिज, यह लाभ क्या है, सुलभतापूर्वक टैंकर से परिवहन योग्य होता है। देखिएगा कि इसको टैंकर से हम लोग आसानी से एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पेट्रोल रसायन उद्योग के लिए अत्यंत उपयोगी है, लेकिन इसका हानि क्या है, वायु प्रदूषण की समस्या को बढ़ावा देता है। यानी खनिज तेल जो होता है वो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है, अम्ल वर्षा का संभावनाओं को बढ़ाता है। हम लोग अम्ल वर्षा के बारे में पढ़ चुके हैं कि यह किस तरह से रासायन निकाल के, है ना, वो हमारे वातावरण को अम्ल वर्षा करवाती है। उसके बाद प्राकृतिक गैस है, लाभ है, सुलभतापूर्वक परिवहन योग्य है, तेल से सस्ता है, तेल एवं कोयले से ज़्यादा साफ ऊर्जा स्रोत है, और यह वायु की समस्या, वायु प्रदूषण की समस्या को बढ़ावा देता है, अम्ल वर्षा की संभावना को बढ़ाता है, प्राकृतिक गैस। इसके बाद है जल विद्युत, लाभ है, प्रदूषण रहित है, जल विद्युत प्रदूषण रहित है, आसानी से उपलब्ध है, सस्ता है, सिंचाई एवं मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देता है। और हानि क्या है, स्थापित करना खर्चीला होता है, इलाके में पानी के जमाव का खतरा होता है, स्थानीय लोगों का विस्थापन होता है। जैसे आप टेनू घाट जाएंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ा बांध बनाया गया है, आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग गए भी होंगे, तो आप देखे होंगे कि कितना दामोदर नदी को बांध के जो है उतना पानी को इकट्ठा किया गया है, और उस पानी का प्रयोग जो होता है वह सिंचाई के लिए भी, मछली पालन के लिए भी, और उद्योगों को सप्लाई किया जाता है ना। तो ये हो गया परंपरागत स्रोत में। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा गहराई जानेंगे तो विश्व में अग्रणी जो कोयला उत्पादक देश है, यानी विश्व में कौन कौन ऐसे देश है जो ज़्यादा कोयला उत्पादन करते हैं, तो उसमें चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, जर्मनी है। यानी ये सारे देश जो होते हैं कोयला का अग्रणी उत्पादक देश कहा जाता है। और भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र पश्चिम बंगाल में रानीगंज तथा झारखंड में झरिया, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह प्रमुख है। यानी बोकारो में भी जो है वो कोयला उत्पादन ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं पेट्रोलियम। तो चूंकि पेट्रोलियम जो है वो इसे काला सोना कहा जाता है, पेट्रोल नहीं, पेट्रोल इसके जो उत्पाद हैं, पेट्रोलियम से बहुत सारे खनिज, बहुत सारे चीज प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर पेट्रोलियम को देखेंगे शुरू रूप में तो यह काला ही प्राप्त होता है। पेट्रोलियम ऊर्जा के समस्त स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह कोयले की अपेक्षा अधिक ऊष्मा देने वाला एवं हल्का पदार्थ है। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र पेट्रोलियम के बिना अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता। आप देखेंगे कि जितने गाड़ी अभी आविष्कार हो रहे हैं या बन रहे हैं, तो आप देखेंगे मोटरसाइकिल पेट्रोल चलता है, बड़े बड़े गाड़ी जो होता है वो डीजल चलता है ना। अब तो सीएनजी गैस से चलने वाले गाड़ी अब बन रहे हैं प्रदूषण को देखते हुए। पेट्रोलियम औषधि सेलों के छिद्रों से प्राप्त होता है, यानी औषधि चट्टानों से जो होता है कोयला भी मिलता है और पेट्रोल भी मिलता है। तो पेट्रोल भी जो होता है वो, पेट्रोलियम जो होता है वो जीवाश्म ईंधन के रूप में आता है। यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इसका वेधन अपतटीय एवं तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। इसके पश्चात से परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम से विभिन्न उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किया जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत मूल्यवान होते हैं। तो जो पेट्रोलियम जो होते हैं, पेट्रोल जो निकालने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही खर्चीला है। यानी पेट्रोल जो होता है वो समुद्र से, ज्यादातर मात्रा जो होता है वो समुद्र से भेदन के द्वारा या जो जमीन को छेद के द्वारा, भेदन के द्वारा निकाला जाता है। तो आप देखेंगे कि पेट्रोल बनने का मुख्य कारण क्या है। अब देखिए, पेड़ पौधों से क्या बना, कोयला। लेकिन जो पेट्रोलियम जो होता है, वह पेट्रोलियम जो बनता है वो जानवरों से बनता है। अब ये जानवरों से कैसे बना, यानी बहुत सारे जीव जंतु जैसे कि समुद्र में है, तो समुद्र
के अंदर में बहुत सारे चट्टान जो होते हैं वो तैरते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे चट्टान तैरते रहते हैं। कोई जानवर मर गया और मरने के बाद वो क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी चीज अगर मर जाती है तो उसका घनत्व तो हल्का हो जाता है, कम होता है, और कम होने के बाद वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। अब ये तैर के कहाँ आ गया, इस चट्टान में किसी तरह से फंस गया, और यहाँ पर करोड़ों साल रहने के बाद ये जानवर जो है वह उसका अवशेष जो है परिकृष्ट होकर यहाँ पर सड़ के वो क्या बन जाता है, पेट्रोलियम बन जाता है। और फिर जो है आधुनिक तरीके से इस चट्टान को छेद करके और यहाँ से पेट्रोलियम को निकाला जाता है, ठीक है। वैसे भी जो है बहुत सारे देशों में जो है जमीन में भी जो है छेद करके निकाला जाता है। इसको खनन करके हम लोग पेट्रोल को नहीं निकाल सकते हैं, पेट्रोलियम को नहीं निकाल सकते हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश है सऊदी अरब। जैसे कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी देखे थे, सऊदी अरब जो होता है वो पेट्रोलियम का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। ईरान, इराक, कुवैत, कतर इसके प्रमुख है ना। हम लोग वर्ल्ड का भी जो है मैप रखे हुए हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए ईरान, इराक, कतर जो है ना, ये जगह जो है वह पेट्रोलियम के लिए बहुत ही उत्पादक देश के रूप में माना जाता है। उसके बाद क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, रूस हो गया, नाइजीरिया हो गया, ठीक है, नाइजीरिया हो गया, लीबिया हो गया यहाँ पर, ठीक है, लीबिया हो गया है ना, अफ्रीका में लीबिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, देखिए इंडोनेशिया इस तरफ है, इंडोनेशिया इधर है ना, इंडोनेशिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, अन्य उत्पादक राष्ट्र हैं। भारत में मुख्य, अब ये देखिए बहुत सारे देश का आप लोग नाम लो, इसमें से भारत का जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत कम है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र में असम में दिग्बोई, मुंबई में बम्बे हाई, गुजरात में खंबात की खाड़ी एवं पूर्वी तट पर कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा है। यानी भारत में बहुत जितना उत्पादन होता है उसका 95% जो है वो विदेशों से आयात करता है। आयात का मतलब हो गया मंगाना, ठीक है, इसको आप लोग सभी को समझेंगे। आयात का मतलब होता है मंगाना, और निर्यात का मतलब हो जाता है भेजना, ठीक है। अगर हम किसी चीज को कहीं भेज रहे हैं, आपके पास चावल है और चावल ज्यादा मात्रा में है तो आप उसको बेचते हैं, तो बेचना मतलब निर्यात कर रहे हैं। आपके यहाँ सब्जी कम है ना, तो आप सब्जी खरीद रहे हैं, इसका मतलब आयात है। तो पेट्रोलियम जो होता है वो भारत ज़्यादा मात्रा में आयात करता है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि पेट्रोलियम का प्रयोग जो है हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं प्राकृतिक गैस। यह पेट्रोलियम के साथ मिलता है, यानी प्राकृतिक गैस जो होता है वो पेट्रोलियम के साथ मिलता है, और यह हाइड्रोकार्बन तत्वों का मिश्रण होता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ मिलता है, यह हाइड्रोकार्बन तत्वों का मिश्रण होता है। कोयला एवं पेट्रोलियम की अपेक्षा इसका उत्पादन आसान और कम खर्चीला है। यह मुख्यतः ज्वलनशील एवं कालिख रहित होता है। यानी देखिएगा कि अगर आप गैस से खाना बनाते हैं तो बहुत कम जो होता है वो बर्तन काला होता है। इसका उपयोग वाणिज्य एवं घरेलू ईंधन के रूप में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, नीदरलैंड, उज्बेकिस्तान प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश हैं। और भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के तटीय क्षेत्रों में जो है प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। वर्तमान समय में जीवाश्म ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि से चिंताजनक दर से इसे समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया गया है। इन ईंधनों के जलने से विषैले प्रदूषण की भी चिंता होती है। यह जरूरी है कि हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जाए, जो जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प है। क्योंकि हम लोग ये सभी जानते हैं कि जो हमारे पास परंपरागत जो स्रोत है वो बहुत कम है। कोयला एक बार जल गया तो फिर नहीं आएगा, लकड़ी अगर एक बार जल गया तो उसको लकड़ी को फिर प्राप्त करने में बहुत सारा समय लग जाएगा, पेट्रोलियम एक बार जल गया तो फिर बनने में लाखों साल लग जाएंगे, प्राकृतिक गैस अगर खत्म हो गया तो इसको बनने में लाखों साल आएंगे। तो हमें कुछ ऐसे प्रयोग करने चाहिए, कुछ ऐसे चीज़ों की खोज करनी चाहिए जो गैर परंपरागत रूप से हो, है ना। चलिए एक छोटा सा हम लोग थोड़ा सा जल विद्युत के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में जानेंगे। बच्चों जल विद्युत जो होता है, जल के द्वारा
जो विद्युत उत्पन्न होता है उसे हम लोग जल विद्युत कहते हैं, है ना। यानी जल के द्वारा, तो हम लोग ये सभी जानते हैं कि जल जो होता है सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है ना। पर्यटन के लिए प्रयोग किया जाता है, मछली पालन के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक जल विद्युत क्या होता है कि सबसे पहले इसको किसी झील से, मान लीजिए कि ये झील है, ठीक है, झील है या डैम है ना, ठीक है। झील से पानी को नदियों के द्वारा, या मान लीजिए कि ये बांध है, झील नहीं समझिए, बांध समझिए, तेनुघाट बांध है मान लीजिए। अब ये क्या होता है कि बांध में बहुत सारा पानी होता है। अब इसके नीचे जो है एक पंप के द्वारा, है ना, एक टरबाइन जो होती है, इस टरबाइन का काम होता है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगर आप कभी जाने का मौका मिलेगा सिकिदिरी, तो सिकिदिरी में भी जल विद्युत परियोजना बना हुआ है ना, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि बांध से जो है पानी को छोड़ा जाता है ना, और छोड़ने के बाद बहुत रफ्तार से पंप के माध्यम से ये यहाँ पर इस टरबाइन जो होता है, टरबाइन में जो होता है वो पंख लगे होते हैं, पट्टी लगे होते हैं, और जब ये तेज गति से ये पट्टियों को पर पानी पड़ता है तो ये पट्टी क्या होते हैं, घूमने लगते हैं। और जब ये पट्टी घूमता है तो इससे लगा हुआ एक रड होता है, सिस्टम होता है, और इसमें जब ये घूमता है तो ये टरबाइन के अंदर में जो बिजली पैदा करने वाले मशीन है वो भी घूमने लगते हैं, और इस टरबाइन से हमें विद्युत मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है विद्युत, जल विद्युत, है ना। जनरेटर को विद्युत घुमाने, अब ये ब्लेड जो होते हैं टरबाइन घुमाते हैं, जनरेटर घुमाते हैं, और यह बिजली जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो जल बचता है, अब देखिए यहाँ से जल जो है वो आगे के लिए बढ़ गया। अब इस यहाँ से पंख को घुमाया, और घुमाने के बाद जो है वो आगे की ओर बढ़ गया। तो ये घुमाया भी और पानी क्या हो गया, आगे सिंचाई के लिए, इसका जो है कृषि के लिए भी ये उपयोग हो जाता है। यानी ये 2 in 1 है। यानी पानी से जो है, जल से हम लोग बिजली भी तैयार कर लिए और उससे हम लोग कृषि कार्य भी कर लिए। तो विद्युत की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश है चीन, कनाडा, यूएसए, भारत, जापान, नॉर्वे। यानी जल विद्युत का अग्रणी जो देशों में माना जाता है वो है चीन, कनाडा, यूएसए, भारत, जापान और नॉर्वे। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। तो इस तरह से हम लोग ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में जाने, विद्युत ऊर्जा के बारे में जाने, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को पढ़ेंगे, और तब तक सभी बच्चों से निवेदन होगा कि वो अध्याय 3 को जो है वो घर में अच्छी तरीके से थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेंगे, और अगर किसी तरह से कोई दिक्कत होगा तो आप लोग निश्चित तौर पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।